Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. नमस्कार, सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ये बताएंगे कि कुंडली में बल का निर्धारण कैसे करें या बलवान कुंडली है इसका निर्धारण कैसे करें। जैसा कि हम जानते हैं कि अष्टक वर्ग है, षडबल है, विंपोषक बल है, इन सब से हम कुंडली का बल का निर्धारण करते हैं और बहुत सी विधियां हैं जिससे हम समझ सकते हैं कुंडली बलवान है। तो लेकिन आज हम इनसे थोड़ा सा अलग हट करके कुछ ऐसा हम बताएंगे, कुछ ऐसे बिंदु बताएंगे जिससे हम बलवान कुंडली है इसका निर्धारण कर सकते हैं। जैसे जन्म कालिक के चंद्रमा का नक्षत्र के आधार पे, जन्म लगन की डिग्री के आधार पे, जन्म लगन और लग्नेश, भाग्य और भाग्येश की स्थिति के आधार पे, और सूर्य चंद्रमा के आधार पे कि कैसे हैं, कहाँ बैठे हैं या कैसे युति कर रहे हैं, इन सब के आधार पे हम कुंडली का बल का निर्धारण करेंगे। सबसे पहले है कि जन्मकालिक चंद्रमा का नक्षत्र। जन्मकालिक चंद्रमा का नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका रीजन भी है, जैसे जिस समय हम जन्म लेते हैं, चंद्रमा जिस नक्षत्र पर होता है वही हमारा नक्षत्र होता है, और उसी नक्षत्र के आधार पर दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और इन सब का निर्धारण हम करते हैं। साथ ही साथ जो है जो महत्वपूर्ण जो दशाएं हैं, जैसे विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा, योगिनी दशा आदि जो दशाएं हैं, उनका आधार भी जन्मकालिक चंद्रमा का ही नक्षत्र है। दूसरा चीज, जन्मकालिक चंद्रमा का नक्षत्र जिस राशि पे होता है वही जातक की राशि होती है। तो गोचर जो है, गोचर को हम राशि से देखने के बरीता है। जैसे साढ़े साती है, शनि की अढ़ैया है, आदि है, इसको हम जन्मकालिक चंद्रमा की राशि के आधार पे देखते हैं। तो उसका भी अगर बेस देखें तो नक्षत्र ही से जो नक्षत्र जिस राशि में रहेगा वही हमारी राशि बनेगी। तो इसका मतलब है कि गोचर का भी आधार अगर देखें तो गोचर में देखिए, यहाँ एक समझने वाली बात है कि गोचर का बरीता जो है चंद्रमा से दिया जाता है, राशि से दिया जाता है। हालांकि गोचर को हम जन्म लगन से भी देखते हैं, सूर्य लग्न से भी देखते हैं, लेकिन राशि के बरीता है, क्योंकि सुख दुख जो है मन के विकल्प हैं और चंद्रमा जो है मन का कारक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो गोचर में भी जन्मकालिक नक्षत्र ही का आधार है। जो नक्षत्र जिसकी होती है, जिस राशि पड़ती है वही जातक की राशि होती है। तो जन्मकालिक नक्षत्र इतना महत्वपूर्ण है कि दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर आदि हम उसके द्वारा हम देखते हैं। तो यदि जो है, अब हमें यहाँ पे एक चीज हमें देखना है, एक नक्षत्र का मान 24 घंटे या 60 घटी होता है। 1 घंटा बराबर 2.5 घटी। तो चाहे आप उसको 24 घंटा बोल लीजिए, चाहे 60 घटी बोल लीजिए, एक ही बात है। तो अगर हम जो है नक्षत्र का मान जो है बहुत बार ये बदलता रहता है। 60 घटी तो एक जनरल स्थिति हो गई, लेकिन बहुत बार जो है यह जो है इसका मान 60 घटी से ज्यादा होता है। तब हम कहते हैं नक्षत्र जो है वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। अब बहुत बार जो है 60 घटी से अल्प होता है, तब हम कह सकते हैं कि नक्षत्र जो है क्षय को प्राप्त हो रहा है। तो जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हो रहा है उसको हमें ये देखना है, उसके भयात और
भभोग को जोड़ करके नक्षत्र का पूरा मान निकल जाता है। तो उसे हमें ये देखना है कि यह वृद्ध को प्राप्त हो रहा है या नहीं प्राप्त हो रहा है। तो मेरा एक अनुभव है ये, देखिए कि अगर नक्षत्र जो है वृद्ध को प्राप्त होता है तो ऐसे मतलब लोगों को सफलताएं आसानी से मिल जाती हैं, बहुत आगे तक बढ़ते हैं। और लेकिन जिनका नक्षत्र जो है क्षय को प्राप्त होता है उनको भी सफलताएं मिलती हैं, लेकिन उसमें संघर्ष थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये चीजें आपको देखना है कि नक्षत्र वृद्ध को प्राप्त हो रहा है या क्षय को। अगर वृद्ध को प्राप्त हो रहा है तो यह इसका मतलब बलवान जन्म कुंडली का एक एक बिंदु है। देखिए किसी भी एक चीज के आधार पे हम पूरी कुंडली का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे धन योग है, जन्म कुंडली में बहुत से धन योग होते हैं और बहुत से निर्धन योग भी होते हैं। तो हम अगर हमें ये देखना है कि व्यक्ति धनवान होगा कि निर्धन होगा, तो हमें ये चीज एक और हमें जो है जितने भी धन योग हैं उनको लिखना पड़ेगा, और दूसरी योग जितने भी कुंडली में निर्धन योग हैं उनको भी हमें लिखना पड़ेगा। तो अब हमें दोनों ओर लिख करके हमें ये देखना है कि धन योग ज्यादा है कि निर्धन योग ज्यादा है। अगर धन योग जो है ज्यादा है इसका मतलब जातक भले ही 2-4 उसके निर्धन योग हैं, लेकिन अगर धन योग 10, जैसे 10 सपोज करिए 10 धन योग हैं और 4 उसके निर्धन योग हैं, तो धन योग ज्यादा है, 10 में से 4 अगर हम घटाएंगे तो 6 बनेगा। इसका मतलब पॉजिटिव कुंडली है, वह आदमी के धनी संपत्तिवान होगा। लेकिन वो उसका हम अनुपात देखते हैं कि जिसका मतलब धन योग का अनुपात ज्यादा होगा वो उतने अनुपात में धनी होगा। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं कि केवल नक्षत्र के आधार पे हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि ऐसा जातक आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन उसका एक कुंडली के बल के निर्धारण में एक बिंदु है ये, इसे भी हमें देखना है बल के निर्धारण करते समय कि वृद्ध को प्राप्त हो रहा है या क्षय को प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से हम जो है जितनी भी बातें हम बताएंगे, और भी जो बातें हैं, बहुत से योग हैं कि जिससे हम बलवान कुंडली का निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन उनको एक और आपको लिखना है, और एक और कुछ ऐसे भी योग हैं जिनको निर्बल जन्म कुंडली बनती है तो उसको हम एक और लिखेंगे। अब इसी अनुपात में जो है हम ये देखेंगे कि कौन संख्या में ज्यादा है, उसी के आधार पे हम उसका निर्धारण करेंगे। तो इसमें एक बिंदु है कि नक्षत्र का वृद्ध को प्राप्त होना से कुंडली बलवान हो जाती है। अब हम आते हैं, अब लेकिन अब सपोज करिए कि जिसका मान लीजिए नक्षत्र जो है क्षय को प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि ज्योतिष का उद्देश्य रेमेडियल है, उपचारात्मक है, कि हम क्या ऐसा काम करें कि उसको हम बल को बढ़ा लें। तो सबसे पहले जो नक्षत्र है उसका जो स्वामी है उनके मंत्र का जप, हर नक्षत्र का एक देवता होता है, उनके मंत्र का जप, उनका दान जो है वो करें। इसके अलावा हर नक्षत्र का एक वृक्ष होता है, उस नक्षत्र के वृक्ष को जो है अपने घर में गमले में लगा करके उसको हम जल दे सकते हैं, या अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो किसी मतलब दूसरी ही जगह उसको हम लगा करके उसको हम जल वगैरह दे सकते हैं, या उसकी व्यवस्था हम किसी दूसरे के द्वारा कर सकते हैं। तो इससे जो है नक्षत्र आपका बलवान हो जाएगा और आप उन्नति के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। तो दूसरा है जन्म लगन की डिग्री। देखिए जन्म लगन की डिग्री जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक लगन 30 अंश की होती है, उसमें अगर 14-15 अंश के आसपास अगर किसी लगन की डिग्री है तो वह लगन बलवान हो जाती है। तो देखिए ये तो इन जनरल है, लेकिन हमारा ये चीज है जो मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनकी लगन की डिग्री 1 अंश की होती है, 0 अंश की होती है, 29 अंश की होती है, 28 अंश की होती है, और उनको भी बहुत अच्छे परिणाम मिलता हुआ देखा गया है। तो यहाँ पे मेरा बताने का मतलब है कि लगन की डिग्री चाहे जो भी हो, चाहे 29 अंश हो, चाहे 0 अंश हो, चाहे 2 अंश हो, चाहे 15 अंश हो, जो भी हो, अगर जो है लगन की डिग्री के रेंज में
कम से कम जो है 3, 4 या 5 ग्रह आ जाते हैं तो वह कुंडली बलवान मानी जाएगी। जैसे सपोज करें किसी की लगन की डिग्री 29 अंश है, अब 29 अंश में 5 अंश या 6 अंश हम जोड़ दें और 5 या 6 अंश हम घटा दें। हम चलिए हम 5 अंश जोड़ते हैं, 29 में अगर 5 हम जोड़ेंगे तो आएगा 4 अंश, वो अगली राशि में 4 अंश बन जाएगा। और 29 में अगर हम 5 अंश हम घटा देते हैं तो आएगा 24 अंश आएगा। तो अब 24 अंश से और 4 अंश के बीच में जो भी ग्रह होंगे वो सभी ग्रह बलवान हो जाएंगे। मैंने तो ऐसा भी हमने देखा है अनुभव में कि अगर वो ग्रह नीच के भी हों, अस्त भी हो, तो भी वो अच्छा फल करने में सक्षम होते हैं। कि अच्छा ये भी बात है कि वो चाहे जिस राशि में हो, चाहे जिस भाव में हो, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो लगन की अगर 29 अंश की डिग्री है और 24 अंश से और 4 अंश के बीच में ग्रह 4, 5, 6 अगर हैं तो इसका मतलब है कि वो लगन बलवान है और अच्छा फल दे सकती है। अच्छा देखिए, अब जो ग्रह जो है लगन से लगभग 15 दूर होंगे, क्योंकि एक राशि 30 अंश की है और 30 अंश का जो अगर है मिडिल पॉइंट देखें तो वो 15 अंश है। तो अगर जो ग्रह लगन से 15 डिग्री माने 15 अंश जो है दूर होंगे या उसके 2-2.5 अंश आगे पीछे होंगे, इसका मतलब है कि ऐसे ग्रह जो है भाव मध्य में आ जाते हैं और भाव मध्य में आने से उनका फल बहुत अच्छा नहीं होता है। तो हमें मतलब ये देखना है कि कौन सा लगन की डिग्री कितनी है, अन्य ग्रह किस अंश पर हैं, इसके भी आधार पे हम जो है कुंडली बलवान है इसका निर्धारण कर सकते हैं। इसके बाद हमें मतलब ये देखना है कि जन्म लगन लग्नेश भाग्य और भाग्येश, ये 2 चीज देखिए। कुंडली का तो ऐसे हर चीज महत्वपूर्ण है, हम किसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हर भाव महत्वपूर्ण है, हर 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 ग्रह महत्वपूर्ण है, लेकिन जो एक विशेष महत्वपूर्ण है वो जन्म लग्न लग्नेश भाग्य और भाग्येश है। तो जन्म लगन और लग्नेश, लग्नेश का मतलब सेल्फ, आपका जन्म जिस लग्न में हुआ उसका स्वामी सेल्फ का स्वामी माने आप हैं। मतलब जन्म लग्न से अपना विचार होता है, अपना। अगर जन्म लगन लग्नेश अच्छे हैं या जन्म लगन में अच्छे मतलब ग्रह बैठे हैं, दृष्टियां हैं, या लग्नेश की स्थिति अगर अच्छी है तो इसका मतलब यही हुआ कि आप में काम करने की क्षमता है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपकी सोच अच्छी होगी, विचार अच्छा होगा। और जब आपका जो है मतलब जीवन से देखिए, जन्म लगन और लग्नेश जो है जीवन से लेकर के मृत्यु तक सभी चीज घटनाओं का निर्धारण जन्म लगन लग्नेश के बगैर नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि वो सेल्फ के स्वामी हैं, आप स्वयं हैं। तो अगर इसमें ये अगर ये बलवान है तो इसका मतलब यही है, जैसा मैंने बताया कि आपका स्वास्थ्य जब अच्छा होगा तो आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। और स्थिति अगर अच्छी है तो मान सम्मान प्रतिष्ठा पद आप में मिलेगा, हुनर आप में होगा, बहुत सी बातें जो जीवन से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सब जन्म लगन लगने से देखी जा सकती हैं। तो अब लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि हम मतलब वर्क भी हम कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें परिणाम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि भाग्य और भाग्येश की स्थिति, भाग्य और भाग्येश की स्थिति अगर अच्छी है तो आप जो मेहनत करेंगे, जो आप वर्क करेंगे, उसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। तो अब भाग्य और भाग्येश की स्थिति अगर अच्छी है तो बेहतर परिणाम मिलेगा। तो दोनों चीजों को देखना है कि लगन लग्नेश भाग्य भाग्येश, अगर इसमें से कोई भी ग्रह वीक है, कमजोर है या कहीं दुर्बल है तो उसकी शांति करके, उसका दान करके उस जो है हम उसको धीरे धीरे हम उसको ठीक कर सकते हैं। अब देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, लगन लग्नेश भाग्य भाग्येश की स्थिति। देखिए ये एक एग्जाम्पल है मात्र है। जैसे 2 जातक हैं जिनका मेष लग्न है और दोनों जातक का जो है शनि 10th भाव में बैठा हुआ है। तो अब देखिए, लेकिन एक जातक ऐसा है जिसका लगन लग्नेश भाग्य भाग्येश बढ़िया है
उसका जो है यही शनि जो है उसको बड़े अधिकारी के रूप में ले जाएगा, उच्च पद प्रतिष्ठा, जो भी मजिस्ट्रेट या जो भी बहुत अन्य जन्म कुंडली के अनुसार तो उसको अच्छे पद प्रतिष्ठा की ओर उसको ले जाएगा। लेकिन दोनों का शनि जो है दशम में ही बैठा हुआ है। लेकिन जिसका जो है लगन लग्नेश जो है वीक है, भाग्येश अगर वीक है और शनि उसका दशम में अपनी ही राशि में बैठा हुआ उसका भी है, लेकिन ऐसा जो है शनि जो है बहुत अच्छी प्रतिष्ठा उसको नहीं दे पाएगा। तो कहने का मतलब है कि लगन लग्नेश भाग्येश बलवान होना चाहिए। अगर ये बलवान है कुंडली में, अगर अन्य ग्रह वीक भी हैं, कमजोर भी हैं, तो भी जो है एक अच्छा जो है जीवन रहता है। लेकिन मेरा मतलब फिर से रिमीडियल है, उपचारात्मक है कि अगर इसमें कहीं कोई ग्रह वीक है तो उसकी शांति, उसका दान करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। अब हम आते हैं सूर्य और चंद्रमा पे। देखिए ज्योतिष में जो है सूर्य और चंद्रमा आध्यात्मिक ग्रह हैं। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह जो है भौतिक ग्रह हैं। राहु, केतु छाया ग्रह हैं। तो जो ये सूर्य चंद्रमा आध्यात्मिक ग्रह हैं, इनको जो है भौतिक ग्रहों का सपोर्ट चाहिए। सूर्य और चंद्रमा अपना भौतिक परिणाम इन्हीं 5 जो भौतिक ग्रह हैं इनके माध्यम से देते हैं। इसीलिए देखिए सूर्य चंद्रमा से बहुत से राजयोग बनते हैं। जैसे मतलब सूर्य के साथ अगर बुध आ गया तो जो है बुधातित्य योग हो गया। सूर्य के अगर आगे पीछे कोई भौतिक ग्रह बैठ गया तो बेशी और वाशी योग बन जाता है। इसी प्रकार से चंद्रमा से अगर गुरु 1, 4, 7, 10 भाव में हो तो सबसे सुंदर राजयोग गज केसरी बनता है। चंद्रमा से अगर आगे पीछे मतलब कोई ग्रह बैठा है तो अनफासुन, बहुत से राजयोग जो हैं सूर्य चंद्रमा से इन भौतिक ग्रहों के जो है योग से जो है बनते हैं। तो कहने का मतलब, अच्छा देखिए एक चीज ये भी बात है कि सूर्य चंद्रमा को स्थान का दोष नहीं लगता है। जहां भी बैठ जाते हैं वो लग्न स्वरूप हो जाते हैं। तो अष्टम में बैठ जाएंगे तो भी ये लग्न स्वरूप हो जाएंगे। लग्न सूर्य लग्न आपकी वो बन जाएगी जहां पे सूर्य बैठा रहेगा। चंद्र लग्न आपकी वो बन जाएगी जहां पे चंद्रमा बैठा रहेगा। लेकिन इनको जो है भौतिक ग्रहों का सपोर्ट चाहिए। इनमें कौन सा भौतिक ग्रह की युति हो रही है, दृष्टि हो रही है, या इनके आगे पीछे है, तो उस हिसाब से देख करके हम सूर्य चंद्रमा का बल निर्धारण कर सकते हैं। देखिए सूर्य में अपना ही प्रकाश है और चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। तो दो ग्रह महत्वपूर्ण हैं ये। और इनको जो है देखिए ये बलवान तो सबसे ज्यादा है, लेकिन ये इनका भौतिक परिणाम जो है, जब ये भौतिक ग्रहों के साथ युति या एक संबंध जो बनाते, मैंने भी जो बताया, अगर है तो इसका मतलब है कि ये भौतिक परिणाम देने में सक्षम है और बहुत आगे यह सम्मान प्रतिष्ठा को ले जा सकते हैं। तो इतना जो है आज अगर ये जो है इतने जो है बिंदु हैं, इसके अलावा जो है आपको और भी बातें आपको देखनी है, और भी आपको लगन में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा वो भी देखना है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है और बल का निर्धारण करते समय इन बिंदुओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इसके साथ आप षट बल देखिए और अष्टक बल देखिए और भी जो विधियां हैं उनको आप देख सकते हैं। लेकिन हमारा एक चीज ये भी बताना है कि अगर कोई भी ग्रह वीक है कुंडली में, तो जैसा हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ये जो नवग्रह हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, अगर हम इनकी सेवा करते हैं, इनका सम्मान करते हैं, इनके प्रति अगर हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो हमारे नवग्रह प्रसन्न रहते हैं और अच्छा फल देते हैं। इसके बाद अगर हम जप तप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो उसका फल और जल्दी मिल जाता है। जैसे सूर्य जो है पिता है, चंद्रमा जो है माता है, मंगल जो है भाई आदि हैं, और बुध जो है अंकल आंटी जैसे रिश्ते, चाचा चाची, मामा मामी, भतीजा भतीजी, छोटी बहन, ये सब जो है बुध हैं। बृहस्पति जो है आपको जो ज्ञान देता है, आपका जो गुरु है वो बृहस्पति है। स्त्री के लिए उसका पति बृहस्पति होता है। अपने जो बच्चे हैं वो बृहस्पति हैं। शुक्र अपनी पत्नी है। शनि नौकर चाकर हैं। राहु दादा दादी हैं। केतु नाना नानी है। तो अगर हम इनके प्रति
मतलब हर परिवार जो है वो किसी न किसी प्रकार से ग्रहों से संबंधित है। अगर हम इनकी सेवा करते हैं, इनका सम्मान करते हैं और इनके प्रति अपने हम कर्तव्य का पालन करते हैं, तो निश्चित है कि धीरे-धीरे हमारी कुंडली जो है बलवान हो जाएगी। और इसके बाद अगर हम जप तप दान पुण्य करते हैं तो और भी अच्छे से ये कुंडली को, अगर दुर्बल भी है तो उसको बलवान हम कर सकते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है, विचार अच्छे हैं, तो आप इसको जो है लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब अगर कहीं कुछ हमसे गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जी।